नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत अरावली से संबंधित जो है वो उसके जो विभिन्न भाग हैं उच्चावच के आधार पर हमने जो बांटे थे, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम अरावली क्षेत्र की विशेषताएं और इसके अलावा अरावली क्षेत्र में पाए जाने वाली जो गौण पहाड़ियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अरावली की विशेषताएं। तो जो हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उस अरावली पर्वतीय प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं, हम उनसे संबंधित जो है बातें यहां साझा करेंगे। तो दोस्तों देखिए कि हमने अब तक अरावली के बारे में जो मुख्य जानकारी है, उसकी चोटियों आदि से संबंधित जो फैक्चुअल पर्सन है, फैक्ट के आधार पर उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम इस पर जिस आधार पर, विशेषता के आधार पर जो इसका प्रश्न जो है वो बनकर आ सकता है, हम उस आधार पर अब बात करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता जो अरावली क्षेत्र की है, वो पहली विशेषता ये है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, विश्व की सबसे प्राचीनतम, और मैंने प्रथम वीडियो के अंतर्गत भी आपको यह बताया था अरावली से संबंधित कि अगर प्राचीन शब्द है और प्राचीनतम भी साथ दिया है तो हमें प्राचीनतम करना है कि प्राचीन से भी प्राचीन क्या है, प्राचीनतम। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी मानी जाती है? तो अरावली पर्वतमाला मानी जाती है। दूसरी विशेषता कि अरावली जो क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र की जो चट्टानें हैं वो किसका अवशेष है? तो ये है गोंडवाना लैंड चट्टानों का अवशेष, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से हुई है, जो हम वेगनर सिद्धांत के अंतर्गत पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो दक्षिणी पेंजिया का भाग था वो गोंडवाना लैंड कहलाता था, और उसी गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं वो अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। जब हम अपने जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं, दूसरा वीडियो के अंतर्गत इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब हम भारत के भौतिक प्रदेश करेंगे तो उसमें भारत में गोंडवाना लैंड के जो जो अवशेष हैं उनके बारे में जब मैं बताऊंगा तो उसमें प्रायद्वीपीय भारत, जो अरावली पर्वतमाला, और पूर्व में नागालैंड की गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियां जो है वो भी गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती हैं। अर्थात वो पार्ट भी विश्व की सबसे प्राचीन पार्टों के अंतर्गत या सबसे प्राचीन भागों के अंतर्गत आते हैं। अब हम यहां दूसरी विशेषता हमने पढ़ी कि गोंडवाना लैंड चट्टानों का अवशेष पाया जाता है। तीसरी जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, वो महत्वपूर्ण विशेषता है कि अरावली में धात्विक व अधात्विक, धात्विक व अधात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में अगर बात करें कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जो खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है, तो खनिजों की दृष्टि से सबसे ज्यादा संपन्न माना जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश को, जिसमें सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। और खनिजों में भी सर्वाधिक किसकी प्रधानता है? धात्विक खनिजों की, धात्विक खनिजों की प्रधानता पाई जाती है इसके अंतर्गत। तो राजस्थान में सर्वाधिक खनिजों वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक खनिजों वाला भौतिक प्रदेश, तो सर्वाधिक खनिज यहां पाए जाते हैं। यहां इस बात को मैं एक बार विराम देते हुए और आपको यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भारत में विभिन्न प्रकार की अलग अलग चट्टानें पाई जाती हैं, उनमें कौन कौन से जो खनिज हैं वो आपको मिलेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए प्राकृतिक तेल, गैस कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, आदि इस प्रकार के जो प्रश्न है, मार्बल है, बलुआ पत्थर वगैरह है, तो उनको मैं यहां आपके क्लियर कर देता हूं। आप एक बार इन चार विशेषताओं को देखें। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, धात्विक और अधात्विक सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं,
और खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक क्या है, संपन्न भौतिक प्रदेश है। संपन्न भौतिक प्रदेश, सबसे ज्यादा खनिज यहां पाए जाते हैं। अगर यहां जिले की बात की जाए पर्टिकुलर खनिजों की दृष्टि से संपन्न, तो सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं उदयपुर जिले में। तो हम इस पर बात करेंगे। अब देखिए, मैं चट्टानों के बारे में आपको बीच में बताता हूं कि वो कौन कौन सी चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, काम की चीज आपके। विभिन्न प्रकार की चट्टानें, विभिन्न चट्टानें, सभी प्रकार के, चाहे वो आपका वर्ल्ड जीके है, चाहे वो आपका इंडिया जीके है, या आपकी राजस्थान ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित जिस भी प्रकार की आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये चीजें लाभदायक हैं। तो सुनिए आप कि आपको एक छोटा सा ट्रिक है वो याद रखना है। आधा कवि गोद में, और उसके बाद में आपको एक शब्द याद रखना है ट। आधा कवि गोद में, और एक शब्द साथ में याद क्या रखना है, ट। इससे हम जो विभिन्न 8 प्रकार की चट्टानें हैं उनका वर्णन कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे बनती है दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन चट्टानें दोस्तों, जब मैंने आपको अरावली को पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली से पहले भी यहां कोई पर्वतमाला रह चुकी है क्या, तो हमने ये पढ़ा था कि वास्तव में अरावली से पहले भी यहां आर्कियन क्रम की चट्टान थी जिसका नाम था देहली समूह। उसकी चट्टानें यहां पाई जाती थी, और वर्तमान में अरावली के जो तलहटी है, जो पेंदा है, उसके अंतर्गत उसके गौण अवशेष जो हैं वो पाए जाते हैं। और हमने बात की थी कि जो इसका केंद्रीयकृत भाग है वो टोंक और सवाई माधोपुर में देखने को मिलता है। सवाई माधोपुर में जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग खूबी वाली पहाड़ियां हैं, उन्हें राजस्थान में रंगीन पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछे कि राजस्थान में किस जिले में रंगीन पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो वहां पर क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानों के भी अवशेष पाए जाते हैं, और गोंडवाना लैंड की चट्टानों के भी अवशेष पाए जाते हैं जिनके अलग अलग कलर हैं। इसी कारण उन्हें रंगीन चट्टानों के नाम से जाना जाता है। तो आर्कियन चट्टानें क्या हैं, सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें। क्या विशेषता इसकी, सबसे ज्यादा प्राचीन चट्टानें हैं, सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें या प्राचीनतम चट्टानें हैं। यह विशेषता आपको इसकी याद रखनी है। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें हैं जिनके गौण अवशेष प्राप्त होते हैं। लगभग इसके बारे में कहा जाता है कि आज से लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले ये चट्टानें पाई जाती थी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरी हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चट्टानें हैं वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ध से क्या बनाएंगे हम, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ चट्टान। अगर आपको दोस्तों याद हो तो मैंने आपको अरावली पढ़ाते समय यह बताया था कि जो अरावली पर्वतमाला है वो गोंडवाना लैंड चट्टानों का अवशेष है, जिसे हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी कहते हैं। गोंडवाना लैंड वह उस पेंजिया का हिस्सा है, जबकि चट्टानें कौन सी हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। और इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषता क्या है, तो इनकी विशेषता है कि सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। सर्वाधिक खनिज भारत में कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका उत्तर क्या देंगे कि सर्वाधिक जो खनिज हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। और इसका उदाहरण जो है हमें क्या दें हम, तो इसका उदाहरण है दोस्तों अरावली। तो आपसे राजस्थान जीके की दृष्टि से भी यहां प्रश्न है कि अरावली जो है वो किस क्रम की चट्टानों का अवशेष है, तो आप क्या बताएंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अवशेष है अरावली। और सर्वाधिक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक खनिज भी किस में पाए जाते हैं, सर्वाधिक खनिज भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे भारत में सर्वाधिक जो खनिजों वाला अपने के पठार है वो है छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों झारखंड जिले में है, झारखंड जिले में है, और इसे हम भारत का रूर कहते हैं, भारत का रूर, भारत का गौरव। रूर जो है दोस्तों ये जर्मनी का क्षेत्र है। कहां का क्षेत्र है ये,
जर्मनी का क्षेत्र है जो खनिजों के लिए चर्चित है। इसीलिए जो भारत में सबसे ज्यादा खनिजों के लिए चर्चित क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में, भारत में सबसे ज्यादा यहां खनिज पाए जाते हैं। इसके भी दो भाग हैं, जब हम इंडिया का भौतिक प्रदेश करेंगे तो उसको पढ़ेंगे। एक तो है रांची का पठार और दूसरा जो है वो छोटा नागपुर वाला जो दक्षिणी वाला हिस्सा है, हजारीबाग का पठार कहलाता है। तो हजारीबाग और रांची उसमें दो हम अलग अलग पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे। यहां आप इसको अरावली की दृष्टि से देखिए कि राजस्थान का जो संबंध है वो भी इंडिया की दृष्टि से भी हम इसको देख रहे हैं कि उदाहरण है इसका अरावली धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अवशेष पाया जाता है और उसमें क्या है, ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। तीसरा जो है वो है दोस्तों कवि। तीसरी जो चट्टानें हैं दोस्तों वो है कडप्पा क्रम की चट्टानें। कडप्पा, आपको यहां मैं डिफाइन करके लिख देता हूं थोड़ा। कडप्पा क्रम की चट्टानें, ये जो चट्टानें हैं दोस्तों, कडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो चट्टानें जो हैं इनके अंदर ज्यादातर क्या पाया जाता है, ये मुख्यतः आंध्र क्षेत्र में पाई जाती है और इनमें ज्यादातर पाया जाता है मार्बल। ज्यादातर क्या पाया जाता है, मार्बल। कडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं और इसमें ज्यादातर मार्बल पाया जाता है जो अपने भवन निर्माण आदि के अंतर्गत अपने उपयोग करते हैं। नेक्स्ट की अगर अपने बात करें तो वी से है दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम, जो विंध्यन क्रम की चट्टान है दोस्तों वो पाई जाती है सासाराम। सुना है आप सभी ने सासाराम? सासाराम बिहार में है दोस्तों और यह सासाराम जो है वो भारत में शेर शाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, जहां शेर शाह सूरी ने अपने जीवन काल में, अपने जीवित रहते जो मकबरे का निर्माण करने वाला ऐसा एकमात्र शासक है वो। और ये जो मकबरा है वो झील के मध्य में डमरू की आकृति में बना है, इसलिए सासाराम प्रसिद्ध है। तो सासाराम बिहार से लेकर, मैं यहां बी लिख रहा हूं बिहार के लिए, बिहार से लेकर जो बेगू क्षेत्र है, बेगू अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो सासाराम बिहार से लेकर बेगू चित्तौड़गढ़ तक विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं और इन चट्टानों में जो खनिज पाया जाता है जिसको आप पढ़ेंगे मौर्य काल में इतिहास की दृष्टि से कि मौर्य काल में जो है सबसे ज्यादा किन पत्थरों का उपयोग किया गया, तो आप पढ़ते हैं बलुआ पत्थर। तो यहां इनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है बलुआ पत्थर पाया जाता है, बलुआ पत्थर पाया जाता है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा बलुआ पत्थर पाया जाता है और ये पट्टी कहां से है, सासाराम बिहार से बेगू चित्तौड़ के मध्य फैली हुई है। नेक्स्ट हम बात करें गोद। गोद जो है इससे बनने वाली जो चट्टान है दोस्तों वो है गोडवाना, गोडवाड़ा क्रम की चट्टान, गोडवाड़ा क्रम की चट्टान, या कई जगह गोडवाना भी लिखा होता है। दोस्तों यहां आपको गोडवाना का संबंध उस गोडवाना से नहीं लेना है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं यहां कि हमने बात की थी कि वेगनर सिद्धांत के अनुसार जो पृथ्वी का स्थल पुंज है उसको पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड था, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड था। दोस्तों वो गोंडवाना लैंड जो है वो उसकी बात नहीं हो रही यहां। वो गोंडवाना लैंड उस पेंजिया स्थल पुंज का दक्षिणी भाग को कहा जाता था, वो इसका क्या था, दक्षिणी भाग था। जबकि यहां हम बात किसकी कर रहे हैं, हम इन गोंडवाड़ा क्रम की चट्टानों की बात जो है वो कर रहे हैं। तो गोंडवाड़ा क्रम की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती है, इन्हीं चट्टानों के मध्य अंतर्गत इनका जो नंबर है वो आता है। इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट अपने जो वर्तमान दृष्टि से, ऊर्जा की दृष्टि से और विद्युत की दृष्टि से कोयला पाया जाता है। दोस्तों इनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो गोंडवाड़ा क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है और ये जो पट्टी है वो कर्नाटक से होते हुए झारखंड तक फैली हुई है। तो गोंडवाड़ा क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो अगर आपसे जैसे खनिज कोई उदाहरण देकर पूछा जाए कौन सी चट्टानों में, तो यहां आपकी बातें जो है छोटी वो क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करें द से है दोस्तों
दक्कन ट्रैप की चट्टानें। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप आपने नाम बहुत बार सुना होगा, और खासकर जो दक्कन ट्रैप का जो पठार है वो आपने पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी का जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी वाला वो। तो दक्कन ट्रैप जो है दोस्तों, ये ज्वालामुखी के कारण उसके लावा से जो राख थी उसके कारण निर्मित क्षेत्र है, और इस दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र में काली मिट्टी का जमाव पाया जाता है। काली मिट्टी का जमाव पाया जाता है। तो थोड़ा आप देखिए, मैं एक ही पेज में इसको खत्म करूंगा। तो दक्कन ट्रैप में क्या है, काली मिट्टी का जो जमाव है वो पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो दक्कन ट्रैप वाला क्षेत्र हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र, गुजरात, और इसमें ज्यादातर क्या होती है दोस्तों, तो आप सब जानते हैं कि इस काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। सबसे ज्यादा कपास जो है वो किस मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो चट्टानों का क्रम है वो है टर्सरी क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट हम बात करें तो वो है टर्सरी क्रम, टर्सरी क्रम। ऐसे बना लेंगे आप इसको, थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं इसको सीधा लिख रहा हूं, टर्सरी क्रम की चट्टानें। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है वर्तमान दृष्टि से, जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस किन चट्टानों में पाई जाती है। तो प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस जो है, मैं सीधा तेल और गैस लिख रहा हूं यहां पर, आप नोट्स अगर बना रहे हैं कोई तो आप उसमें प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस जो है वो लिखेंगे। तो टर्सरी क्रम की चट्टानों में प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस पाया जाता है। और जब आप राजस्थान की दृष्टि से आप देखेंगे तो देखो हमारे यहां से संबंधित 3 प्रश्न बनते हैं। कौन से? पहला प्रश्न देखिए कि राजस्थान में अरावली क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, तो अरावली क्षेत्र में कौन सी चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जबकि अवशेष किसका है? तो पेंजिया के दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड चट्टानों का अवशेष है, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा, राजस्थान में हाल ही में कोयला मिला है काफी मात्रा में, और सबसे बड़े देश में लिग्नाइट कोयले के जो भंडार है उनके अवशेष मिले हैं। पलाना जो बीकानेर है वहां से वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है, कोयले का निकाला जा रहा है, खनन किया जा रहा है। जबकि इसके भंडार सबसे ज्यादा जो है वो कपूरड़ी है, बाड़मेर, वहां पे इसके सबसे ज्यादा भंडार है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि जो राजस्थान में कोयला प्राप्त हुआ है, कोयला जो है मुख्यतः किन चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तीसरा प्रश्न अपने राजस्थान की दृष्टि से यहां क्या है कि जो राजस्थान में प्राकृतिक तेल और गैस की खोज हुई है, प्राकृतिक तेल और गैस जो है, वैसे तो अपने मूलतः पढ़ते हैं इन चट्टानों का जो अवशेष है अवसादी चट्टानें। प्राकृतिक तेल और गैस किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। परंतु चट्टान उत्पत्ति के क्रम के अनुसार पूछ ले कि वह किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो टर्सरी या टर्सरी कई जगह लिखा होता है, इन क्रम की चट्टानों में प्राकृतिक तेल और गैस जो है पाया जाता है। तो यहां आपके ये चट्टानें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी कि इनमें से हम जो पढ़ रहे हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान, हमने अरावली की विशेषता पढ़ी, ये बात आपको यहां समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, अब मैं वापस अरावली की विशेषता पर लौट रहा हूं। तो अगर हम अरावली की 5वीं विशेषता देखें तो 5वीं जो अरावली की विशेषता है वो कि अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र व जनसंख्या में समानता है। अगर आप राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों की जनसंख्या और उनके क्षेत्रफल से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे पश्चिमी मरुस्थल है 60% के करीब क्षेत्र, 40% जनसंख्या, गैप काफी अधिक है। अगर हम बात करें पूर्वी मैदान की 23% क्षेत्र, 39% जनसंख्या, दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें लगभग 7% क्षेत्र, 11% जनसंख्या। अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली का जो क्षेत्र है लगभग 9% है और जनसंख्या है लगभग 10%। तो सबसे कम क्षेत्र और जनसंख्या में जो है वो समानता कहां पाई जाती है? तो वो अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट हम विशेषता की बात करें अरावली की, तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कहां निवास करती हैं? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजातियों का निवास क्षेत्र क्या है? तो आदिवासी जातियां जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में रहती हैं, और हमारे पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? अरावली।
तो सर्वाधिक जनजातियां राजस्थान में अरावली क्षेत्र में निवास करती हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में उदाहरण देकर भी बताए हैं। इसके बाद में धात्विक और अधात्विक चट्टानें हैं, जिनमें मैंने आपको बताया कि अरावली क्षेत्र में कौन से ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिजों की प्रधानता है। जैसे मैं आपको यहां उदाहरण दूंगा और जब हम खनिज करेंगे तब मैं आपको वहां खान सहित बता दूंगा। जैसे राजस्थान में देखिए दोस्तों, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता की आप चाहे खान कोई भी ले लें, मोचिया मगरा ले लें, चाहे आप उसको राजपुरा दरिब्बा ले लें, रामपुरा अगूचा ले लें, चौथ का बरवाड़ा ले लें, वो सभी जो खाने हैं वो आपको अरावली क्षेत्र में ही मिलेंगे। उनमें जो जिले हैं खानों वाले, वो आपको ये वाले ही एरिया मिलेगा। दूसरा, लोहे की खोज करें, जैसे धात्विक खनिज है तो मोरिजा बानोल क्षेत्र है जयपुर का, जयपुर भी अरावली क्षेत्र में बसा हुआ है। नीमला रायसेला दौसा का क्षेत्र है, वो भी अरावली में बसा हुआ है। डाबला सिंगाना झुंझुनू का क्षेत्र है, वो भी अरावली क्षेत्र में बसा हुआ है। टंगस्टन डेगाना क्षेत्र नागौर का। तो आपको एक पर्याप्त मात्रा में उदाहरण मिल गए होंगे कि इस बात को समझने के लिए कि जो सबसे ज्यादा धात्विक खनिज है वो कहां पाए जाते हैं राजस्थान में, अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे सीसा जस्ता के साथ चांदी भी पाई जाती है, तो वो भी यहां पर क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करें कि अरावली जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है, इसकी विशेषता वर्षा के आधार पर क्या है। तो अरावली जो क्षेत्र है दोस्तों, यहां 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक औसतन वर्षा होती है, जिसमें अगर हम औसत वर्षा की बात करें, औसत वार्षिक वर्षा है ये, अगर हम औसत वर्षा की बात करें तो जो वर्षा का अरावली क्षेत्र में औसत है वो है 50 सेंटीमीटर। अब यहां एक बात समझें कि जो अरावली क्षेत्र है यहां पर औसत वर्षा हमने की कि कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। अब देखिए अरावली राजस्थान में क्या है कि एक विकर्ण के समान फैली हुई है, यानी राजस्थान को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान को कौन सी समवर्षा रेखा लगभग दो समान भागों में बांटती है, तो हम इसका उत्तर क्या देंगे कि लगभग दो समान भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग दो समान भागों में बांटती है। उसके बाद हम बात करें कि अरावली जो क्षेत्र है इसकी जलवायु कैसी है। अरावली क्षेत्र की क्या है, जलवायु कैसी है। अगर हम जलवायु की बात करें तो जलवायु इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसी को हम कह देते हैं दोस्तों अर्ध आर्द्र जलवायु, अर्ध आर्द्र जलवायु। तो अरावली क्षेत्र के अंतर्गत उप आर्द्र या अर्ध आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उप आर्द्र या अर्ध आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जबकि अरावली के पश्चिम में हमने पढ़ा था कि यहां पर जो भौतिक प्रदेश है इसमें शुष्क जलवायु, यहां हमने पढ़ा अर्ध मरुस्थलीय जिलों में अर्ध शुष्क जलवायु, फिर उपार्द्र, फिर आप पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के उत्तर में आर्द्र जलवायु, और झालावाड़ बांसवाड़ा हम पढ़ते ही हैं अति आर्द्र जलवायु। तो इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि अरावली क्षेत्र के अंदर उपार्द्र प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें तो वन कौन से पाए जाते हैं अरावली क्षेत्र में। अगर हम अरावली क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों की बात करें दोस्तों, तो यहां लगभग मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, मिश्रित पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब देखो वनों के भी कई प्रकार हैं अपने, शुष्क हैं, कंटीले वगैरह हैं, मिश्रित पतझड़ हैं, सालर वन है, सागवान के वन हैं, सदाबहार भी राजस्थान में पाए जाते हैं। यहां पर इस बात को समझें कि राजस्थान में जो सर्वाधिक पाए जाने वाले वनों की संख्या है, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन से वन है, तो क्षेत्र तो ज्यादा क्या है अरावली का पश्चिमी मरुस्थल, ये वाला क्षेत्र, यानी यहां पाए जाने वाले कौन से वन है, शुष्क कंटीले वन, तो ये ज्यादा होंगे। परंतु अगर पेड़ों की संख्या के हिसाब से पूछें कि कौन से सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं मिश्रित पतझड़ वन। भारत में भी सबसे ज्यादा मिश्रित पतझड़ वन प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो समय विशेष के साथ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो मिश्रित पतझड़ वन यहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो अरावली जो है उसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। अरावली को क्या कहते हैं,
ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। किसका? तो हिंदी में कहें महान जल विभाजक रेखा, महान जल विभाजक। तो किसका विभाजन करती है? जल का। जैसे अब आप इसको थोड़ा भारत की दृष्टि से समझिए कि जल विभाजन किसका करती है। और दोस्तों ये भारत है, और भारत के अंदर अगर मैं ड्रॉ करूं यहां राजस्थान को, तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में ये लगभग यहां है राजस्थान। और राजस्थान में हम देखें कि राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है अरावली। मैं इस अरावली को थोड़ा यहां बीच में से अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, इसको देखिए। अब आप इसको समझिए दोस्तों कि जो अरावली का जो पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग में सिंधु और दोस्तों उसकी सहायक जो भी नदियां हैं वो उसमें मिलते हुए अरावली के पश्चिम की ओर जाती है। यानी अरावली के पश्चिम की कोई भी जो नदी है वो पूर्व की ओर नहीं आती। तो इस सिंधु और उसकी सहायक जल इसके पश्चिम में कहां जाती है? अरब सागर की ओर अपना जल लेकर जाती है। जबकि अरावली के जो पूर्व में गंगा, अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां यमुना वगैरह, कोसी, घाघरा, गंडक, सदानीरा, सरयू वगैरह बोलते हैं जिसको, ये सभी नदियां अपना जल पूर्व में कहां लेकर आती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो किन तंत्रों की बात कर रहे हैं हम यहां? हम बात कर रहे हैं यहां सिंधु तंत्र। सिंधु तंत्र प्लस में यहां किसकी साथ में बात की जा रही है? ये कौन सा तंत्र है? गंगा तंत्र। तो अरावली जो है सिंधु तंत्र और गंगा तंत्र की नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो सिंधु तंत्र और गंगा तंत्र के मध्य जल विभाजन का कार्य कौन करता है? अरावली। इसीलिए अरावली को महान जल विभाजक रेखा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहा जाता है। यह भी विशेषता आपको यहां समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो अरावली के बारे में हमने पढ़ा था कि उत्तर में अरावली के जो है वो क्या है? हिमालय है। उत्तर में अरावली के क्या है? हिमालय है। इस तरह हम भारत के भौतिक प्रदेश में इसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और अरावली के इस तरफ यहां पर मध्य भारत में जो फैली है वो है विंध्याचल पर्वतमाला। तो मध्य जो भारत पड़ता है उस मध्य भारत में विंध्याचल सहित अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम बोलते हैं राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो मध्य भारत की या अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो अरावली भी क्या है? मध्य भारत के अंतर्गत ऊंची पर्वतमाला में आती है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला के अंतर्गत आती है। इस अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत जो हमने दोस्तों मध्य अरावली को पढ़ा था, मध्य अरावली, उसके अंतर्गत आप एक बात ध्यान रखना कि मध्य अरावली जो है उसमें दो प्रकार की पहाड़ियां हैं। जो पहले उसका भाग है उसको बोलते हैं शेखावाटी की निम्न पहाड़ी, शेखावाटी की निम्न पहाड़ी, निम्न पहाड़ी। और दूसरा जो उसका भाग है उसे कहते हैं दोस्तों मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो मध्य अरावली कौन से जिले के अंतर्गत पाई जाती है? अजमेर में। वहां इनके दो रूप हैं दोस्तों। तो आप एक बात ध्यान रखना कि दोस्तों जो शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां, शेखावाटी का नाम आते ही आपके दिमाग में ऐसा हो गया चूरू, झुंझुनू, सिक्कर। नहीं दोस्तों, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए शेखावाटी की निम्न पहाड़ी किस जिले में है, तो शेखावाटी की जो निम्न पहाड़ी है दोस्तों वो अजमेर जिले में है, अजमेर जिले में। यह ध्यान रखें। क्यों चर्चित है? तो मैंने आपको बताया राजस्थान में अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक दर्रे कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक दर्रे, नाल, गैप वगैरह हमने कहां पढ़े थे? अजमेर में। तो सबसे ज्यादा गैप में यहां है, इसलिए अरावली यहां ज्यादा संकीर्ण है। अब आप सोचिए कि जो हमने उसके अंतर्गत पढ़ा था कि गैप वाले ज्यादा स्थान कौन से हैं, तो हमने पढ़ा सांबर, हमने पढ़ा ब्यावर और हमने पढ़ा अजमेर को। तो सांबर, ब्यावर, अजमेर जो ये क्षेत्र है इसे ही दोस्तों कहा जाता है शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां।
अर्थात शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां आपसे पूछे आप कौन सा जिला करेंगे? अजमेर। दूसरी बात, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ये जो मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है, मारवाड़ को मेवाड़ से, यानी इस तरह ये इधर मारवाड़ है पश्चिम में और इधर ये दक्षिण की तरफ यहां मेवाड़ है। मेवाड़ मारवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और ये कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है। सीधा सा प्रश्न पिछली बार आया था, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का संबंध किस जिले से है? तो अजमेर जिले से है। तो दोस्तों ये हमने कुछ अरावली की विशेषताएं की, कुछ एक दो विशेषताएं और रहेगी जो समय अभाव के कारण अपने नहीं कर पा रहे, कल उसको अपने करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें, शेयर करें। कोई सुझाव हो हमारे चैनल के लिए तो उसे दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।